हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लाभ के सिद्धांत, नवप्रवर्तन सिद्धांत, जोखिम सिद्धांत एवं अनिश्चितता सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, लाभ राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो साहसी को उत्पादन के साधन के रूप में उसके कार्यों के लिए प्रतिफल स्वरूप मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय का वह अंश जो उत्पादन प्रक्रिया में साहसी या उद्यमी को प्राप्त होता है वह लाभ कहा जाता है। विद्यार्थियों, हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि एक उद्यमी की या उद्यमशीलता की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण लाभ को उत्पादन के अन्य साधनों के प्रतिफल से अलग करता है। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो उद्यमी है वह उत्पादन के विभिन्न साधनों में तालमेल करता है, समन्वय करता है, यानी उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करके उत्पादन कार्य करता है और उद्यमी के बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं है, उत्पादन के साधन काम में नहीं लिए जा सकते। दूसरी बात ये कि जो उद्यमी है वह अपने लागत और लाभ के संबंध में अनुमान लगाता है, तो ये अनुमान सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए एक उद्यमी को उत्पादन प्रक्रिया में कई अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों, जो लाभ है वह एक अवशेष आय है, रेसिडुअल इनकम है, जिसका मतलब ये है कि उत्पादन प्रक्रिया में प्राप्त कुल आय में से उत्पत्ति के अन्य साधनों यानी भूमि का लगान, श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, प्रबंध का वेतन इत्यादि चुकाने के बाद जो शेष आय बचती है वह लाभ के रूप में होती है। इसलिए लाभ एक अवशेष आय है। और एक बात और कि लाभ ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि उद्यमकर्ता को घाटा होता है तो उसका प्रतिफल ऋणात्मक हो सकता है, जबकि उत्पत्ति के अन्य साधनों का प्रतिफल सदैव धनात्मक होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, लाभ अनिश्चित होता है, यानी जो लाभ है वह कम या अधिक मात्रा में हो सकता है, जबकि ब्याज, लगान, मजदूरी इत्यादि पूर्व निश्चित होते हैं, अनुबंध के आधार पर भी तय किए जाते हैं, लेकिन लाभ में भारी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जब तेजी काल की स्थिति है, समृद्धि काल होता है, उस समय उद्यमियों को अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन मंदी काल में उद्यमियों को हानि भी हो सकती है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं लाभ के विभिन्न स्वरूपों की। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सकल एवं शुद्ध लाभ, ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। विद्यार्थियों, जहाँ तक सकल लाभ की बात है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वह माल की बिक्री में से प्राप्त धनराशि जो होती है उसमें दूसरों को चुकाए गए व्यय हैं, यानी जो पेड आउट कॉस्ट्स हैं उनको यदि हम घटा दें तो वह कुल लाभ होता है। लेकिन कुल लाभ में कई मदें ऐसी होती हैं जिनको घटाने के बाद हम शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि कुल लाभ में से यदि हम साहसी के साधनों का प्रतिफल घटा दें, स्पष्ट लागतें घटा दें, एकाधिकारी लाभ घटा दें, आकस्मिक लाभ घटा दें,
तो हमें शुद्ध लाभ प्राप्त होगा। यानी शुद्ध लाभ को प्राप्त करने के लिए सकल लाभ में से इन मदों को घटाया जाता है। विद्यार्थियों, हमें शुद्ध लाभ को जानने के लिए, जैसा मैंने कहा, साहसी के साधनों का प्रतिफल हमें घटाना होता है। वास्तव में जो एक उद्यमी है वह स्वयं उद्यमकर्ता जो है उसका स्वयं का श्रम उत्पादन कार्य में लगा हुआ होता है, उसकी स्वयं की पूंजी लगी हुई होती है, उसकी स्वयं की भूमि भी लगी हुई होती है। तो ये जो उत्पादन के साधन हैं उद्यमी के द्वारा, जो स्वयं के द्वारा लगाए जाते हैं, उनका प्रतिफल भी उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होता है। तो इसलिए स्वयं उद्यमकर्ता के श्रम की मजदूरी, उसके स्वयं के पूंजी का ब्याज, उसके स्वयं की भूमि का लगान, ये सब अव्यक्त लागत होती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं या अस्पष्ट लागतें होती हैं। उनको हम घटाते हैं शुद्ध लाभ को प्राप्त करने में। इसके अलावा हम शुद्ध लाभ को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी घटाते हैं, स्पष्ट लागतों को भी घटाते हैं, जिसमें मशीन की घिसाई, बीमा व्यय इत्यादि स्पष्ट लागतें शामिल होती हैं। यानी मशीनरी का जो वार्षिक मूल्य ह्रास होता है, बीमा का प्रीमियम है, उसको भी हमें घटाना होता है सकल लाभ में से शुद्ध लाभ को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा इसमें हम एकाधिकारी लाभों को भी घटाते हैं। कई बार एकाधिकार के कारण भी जो उद्यमी हैं उसको अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं या उसे आकस्मिक लाभ मिल सकते हैं। यानी कई बार बिना किसी प्रयास के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण, साहसी को अनुकूल परिस्थितियों के कारण अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल लाभ में से इस प्रकार के लाभ को घटाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए सकल लाभ में से ये मदें घटाई जाती हैं। सकल लाभ माइनस साहसी के साधनों का प्रतिफल, माइनस स्पष्ट लागतें, माइनस एकाधिकारी लाभ, माइनस आकस्मिक लाभ। तो इस प्रकार आपको शुद्ध लाभ और सकल लाभ का अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुल लाभ तो विद्यार्थियों कुल आगम में से क्रय किए गए माल की कीमत, उत्पादन के साधनों का पुरस्कार यानी भूमि, पूंजी और श्रम, इनका पुरस्कार निकाल देने पर प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि हम जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से यदि हम दूसरों को चुकाए गए व्यय, पेड आउट कॉस्ट निकाल दें तो सकल लाभ होता है, और सकल लाभ में से इन मदों को घटाने पर हमें शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो अर्थशास्त्र में हम बहुत बार प्रयोग में करते हैं, वह है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। अर्थशास्त्र में नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ की अवधारणा का बहुत अधिक महत्व होता है, और सामान्य लाभ की मात्रा या नॉर्मल प्रॉफिट यदि उद्यमी को प्राप्त नहीं होता है तो वह उत्पादन कार्य जारी नहीं रखता है, व्यवसाय को छोड़ देता है। तो कहने का मतलब है कि सामान्य लाभ वह लाभ की वह न्यूनतम मात्रा है जिसको प्राप्त होने पर ही उद्यमकर्ता व्यवसाय को जारी रखता है। और सामान्य लाभ विद्यार्थियों एक तरह से पेमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन, यानी उद्यमकर्ता को उत्पादन के साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए मिलता है, और कुछ अर्थशास्त्री इसको जोखिम का प्रतिफल भी मानते हैं। तो सामान्य लाभ के बारे में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य लाभ उद्यमी को अवश्य मिलना चाहिए, दीर्घकाल में उसे अवश्य मिलना चाहिए, नहीं तो उद्यमी अपना व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाने का प्रयास करेगा। विद्यार्थियों, जब हमने वस्तु कीमत निर्धारण की बात की थी तब हमने चर्चा की थी कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में फर्म को सामान्य लाभ, असामान्य लाभ या हानि भी
हो सकती है, लेकिन फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ अवश्य प्राप्त होना चाहिए। सामान्य लाभ के लिए विद्यार्थियों ये कंडीशन होती है P इक्वल टू AC इक्वल टू MC इक्वल टू MR माइनस AR, यानी जो सामान्य लाभ है वह औसत लागत में शामिल होता है, यानी सामान्य लाभ कीमत में शामिल होता है। तो दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ अवश्य मिलने चाहिए। विद्यार्थियों, जो पूंजीवाद है उसमें निजी या व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा सर्वोपरि होती है, और ये लाभ की जो प्रेरणा है वह साधन आवंटन का कार्य करती हैं और लाभ से ही पूंजी का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, लाभ के संदर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं, प्रतिपादित किए हैं, जैसे लाभ का लगान सिद्धांत, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, एबिलिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में लाभ के मुख्यतः तीन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, क्योंकि लाभ के कई सिद्धांत हैं। लाभ का मजदूरी सिद्धांत, लाभ का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, लाभ का समाजवादी सिद्धांत और लाभ का जोखिम संबंधी सिद्धांत, लाभ का नव प्रवर्तन संबंधी सिद्धांत। लेकिन हम लाभ के जोखिम सिद्धांत, नव प्रवर्तन सिद्धांत और अनिश्चितता संबंधी सिद्धांत का ही अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं लाभ का जोखिम सिद्धांत। विद्यार्थियों, लाभ का जोखिम सिद्धांत, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर हॉले ने 1907 में अपनी पुस्तक एंटरप्राइजेज एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस में दिया था इस सिद्धांत को। और हाले कहते हैं, प्रोफेसर हाले, कि लाभ उद्यमकर्ता को उत्पादन की जोखिम झेलने के बदले में प्राप्त होता है, यानी लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है। विद्यार्थियों, प्रोफेसर हाले के अनुसार व्यवसायों में जो जोखिम है वह जो साहसी है वह उद्यमियों के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जोखिमपूर्ण व्यवसाय हैं उनमें जो उद्यमी हैं या साहसी हैं उनकी पूर्ति कम होती है, इसलिए वे अधिक लाभ अर्जन करते हैं, जबकि कम जोखिमपूर्ण व्यवसायों में साहसियों की पूर्ति अधिक होने के कारण वह लाभ कम मात्रा में प्राप्त करते हैं। तो प्रोफेसर हाले कहते हैं कि किसी व्यवसाय में जो लाभ है वह प्रबंध या समन्वय का पुरस्कार नहीं है, बल्कि जोखिम या उत्तरदायित्व उठाने का प्रतिफल है। और ये जोखिम जो व्यवसाय को चलाता है वह व्यक्ति यानी उद्यमी इस जोखिम को उठाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम अवश्य होती है, और जब तक व्यवसाय में जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं दिया जाएगा या लाभ प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति जोखिम वहन करने के लिए तत्पर नहीं होगा। तो इस प्रकार प्रोफेसर हाले लाभ को जोखिम उठाने का प्रतिफल मानते हैं। विद्यार्थियों, प्रोफेसर हाले के इस सिद्धांत की अर्थशास्त्रियों ने कुछ आलोचनाएं भी की हैं। तो प्रोफेसर नाइट कहते हैं कि लाभ का संबंध सभी प्रकार की जोखिमों से नहीं होता है। तो प्रोफेसर नाइट कहते हैं कि जो जोखिम पहले से हमें ज्ञात होती हैं या जिनके बारे में हम पहले से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए हम पहले से ही व्यवस्था कर सकते हैं, इसलिए वे लाभ को उत्पन्न नहीं करती और लाभ का जन्म जो है अज्ञात जोखिमों के कारण होता है।
तो नाइट कहते हैं कि जो लाभ है वह जोखिम उठाने का पुरस्कार कहने के बजाय हम उसको कह सकते हैं कि अनिश्चित जोखिमों के लिए लाभ पैदा होता है। तो दूसरी बात ये कि लाभ और जोखिम में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यवसाय में जोखिम अधिक होने पर, रिस्क अधिक होने पर लाभ कम प्राप्त हो, क्योंकि लाभ और जो लाभ है वह जोखिम के अलावा भी कई अन्य तत्वों पर निर्भर करता है। कई बार जो लाभ है उसका संबंध उद्यमी की योग्यता से भी जुड़ा हुआ होता है और कई बार जो लाभ है वो आकस्मिक प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इन सभी कारणों को इस सिद्धांत में नहीं लिया गया है। तो फिर भी विद्यार्थियों, इस सिद्धांत में सच्चाई का अंश अवश्य है। हम कई बार कहते हैं नो रिस्क नो प्रॉफिट, यानी जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। तो ये सिद्धांत लाभ को कुछ हद तक बताता है कि लाभ किस कारण से उत्पन्न है। तो इस सिद्धांत में भी कुछ सच्चाई है। आगे अर्थशास्त्रियों ने और भी सिद्धांत दिए हैं जिसको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।